औरंगाबाद से एक बार फिर एमआईएम अपना परचम लहराना चाहती है और इम्तियाज जलील जो यहाँ से सांसद हैं वो फिर से एक बार मैदान में है। पिछले बार बहुत कम वोटों का अंतर रहा आपके और आपके प्रतिद्वंदी चंद्रकांत खैरे 4,500 का। इस बार बहुत ज्यादा रहेगा। वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा रहेगा, 4.5 लाख से जीत जाएंगे। घोड़ा मैदान सामने है, बहुत ज़्यादा वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये मैं सिर्फ एक कैंडिडेट बोल के नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जाइए और आप जाके लोगों से पूछिएगा कि वो किसके तरफ से है, आपको खुद समझ में आ जाएगा उसमें। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है कि 4,500 जो है वो अब अंतर जो है वो बढ़ने वाला है? देखिए, 10 साल मैं यहाँ पे लोक प्रतिनिधि के तौर के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले 5 साल आमदार रहा, एमएलए रहा और अब 5 साल सांसद रहा। तो इन 10 सालों के अंदर लोगों ने काम देखा है, वरना इस शहर का इलेक्शन मतलब ये रहता था कि पुलिस वालों के लिए बड़ा टेंशन का वक्त रहता था कि इलेक्शन आया तो हिंदू, मुसलमान, मराठा, दलित, ओबीसी यही सब करते हुए इलेक्शन चलाए जाते थे उसमें। लेकिन अब 5 सालों के अंदर लोगों को समझ में आया है कि जो डर उनके अंदर दिखाया गया था कि भाई अगर ये एमपी चुनकर आ जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग समझ में आ रहा है कि यार ये तो विरोधियों की एक चाल थी कि हमको डराए रखा था कि भाई एमआईएम का एमपी अगर आ गया तो ये शहर के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा करके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोगों ने काम देखे हैं और मैं समझता हूँ कि अब लोग इतने होशियार हो गए हैं, जो काम करेगा उसका साथ देंगे उसमें। पिछले बार आपके जीत के पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जाती थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हर्षवर्धन यादव, उन्होंने बड़ा वोट काटा था, चंद्रकांत खैरे का वोट काटा था, उसके वजह से आप जीत गए थे। नहीं, आप ये कहीं से भी दावा नहीं कर सकते हैं कि वो चंद्रकांत खैरे का वोट था करके। वो मेरा भी हो सकता था। आप किस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि वो वोट जो काटा था वो चंद्रकांत खैरे का था? मैं तो ये समझता हूँ कि वो 2.5 लाख वोट मेरे थे। वही बात इस बार फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर से 2 कैंडिडेट हैं, इस बार संदीपान बुमरे हैं और साथ में चंद्रकांत खैरे हैं। फिर दोनों की लड़ाई में जो है फायदा आपको होने वाला इस बार है तो किसी की कोई लड़ाई के अंदर नहीं। वोटर ने अपना मन बनाया है, वोटर ने तय करा है कि कौन लड़ रहा है, हमें से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बार इम्तियाज़ जलील के साथ खड़े रहेंगे, इम्तियाज़ जलील को वोट देंगे करके। और स्पेशली ये परिवर्तन मैं यंगस्टर्स के अंदर देख रहा हूँ कि उसके माता पिता होंगे भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के कट्टर समर्थक, लेकिन वो नौजवान लड़का और लड़की बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ अब हम इस बहकावे में नहीं आएंगे, हम इस बार है तो इम्तियाज़ जलील को वोट देंगे करके। आपने यहाँ पे काम किया होगा, आपकी छवि यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपके पार्टी के जो मुखिया हैं वो कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। अपनी थोड़े दिन पहले जो भाषण हुआ, जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ रेहान बीफ शॉप वाला, काटते रहो वाला, उससे आपको नहीं लगता कि यहाँ का इलेक्शन भी उससे प्रभावित होता है? तो आपको ये नहीं लगता है कि मोदी जी जब मुसलमानों को घुसपैठिए कहते हैं, जिस तरीके का भाषण मच्छी कौन खा रहा है, मटन कौन खा रहा है, जब वो कहते हैं तो उनका भी जो 400 पार का जो सपना है वो भी सपना चूर होने वाला है करके। आप सिर्फ एक आइसोलेशन के अंदर है तो सिर्फ असद ओवैसी ने है तो ये बोला है करके। उसमें देखिए चुनाव के अंदर है तो हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं ना कि भाई कुछ निकल गया है किसी के उससे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन अब उसके अराउंड ही रिवॉल्व होना चाहिए। उसमें एक शख्स एक स्टेट के कैपिटल के अंदर अगर इतनी लगातार जीतते आता है तो लोग क्या उसको इस बात के लिए वोट देते हैं कि उसने कहा था कि यार वो मीट की दुकान है करके उसमें, हाँ इस वजह से वोट देते हैं? नहीं, लोग है तो काम देखते हैं। और इलेक्शन के अंदर तो ये सत्ताधारियों ने ही इसको किस लहजे के अंदर लेकर जाना चाहिए करके ये उन्होंने ये किया है। जैसे मैं अपने शहर औरंगाबाद की बात करता हूँ, पिछला इलेक्शन था मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर, और जिन्होंने ये इलेक्शन चलाए थे शिवसेना के चंद्रकांत खैरे, आज 30 साल के अंदर पहली मर्तबा उन्हें ईद के मौके के ऊपर ईदगाह में आकर है तो अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक बोलना पड़ा है। तो ये परिवर्तन क्या है? ये एक पॉजिटिव परिवर्तन, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव तरीके से उसको देख रहा हूँ कि कम से कम 30 साल के बाद उन्हें यह एहसास तो हुआ कि इस शहर के अंदर मुसलमान भी रहते हैं। मैं 10 साल से शिव जयंती हो, गणपति का त्यौहार हो, अंबेडकर जयंती हो, जितने त्यौहार होते हैं मैं हर एक में जाता। मैं कभी ये नहीं देखा कि अरे यार मैं तो एक मुस्लिम एमपी हूँ, मैं इनके पास कैसा जाऊँ, इनका त्यौहार, भाई उनका त्यौहार है वो मनाते हैं, मैं जाता हूँ उन्हें बधाई देने के लिए उसमें। लेकिन इन्हें 30 साल के बाद अगर एहसास हुआ है तो आप ये इसका क्रेडिट जो है वो उन्हें मत दीजिएगा, इसका क्रेडिट मुझे दीजिएगा।
कि कहीं ना कहीं उनके समर्थकों ने बोले कि साहब वो हर त्यौहार के अंदर आता है, तुम उनके त्यौहार में क्यों नहीं जाते। तो साहब आके खड़े हो गए थे मस्जिद के सामने, उसमें अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, गले मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा था। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा उसमें, है? लेकिन आपकी तहजीब को, आपकी संस्कृति को तो आप जिंदा रखिएगा उसमें। कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, उस वजह से मुसलमानों में बड़ी सिंपैथी है उनको लेकर। मुसलमान जो है वो उनकी तरफ बड़ा आकर्षित हुआ है। वो आपके चुनाव को प्रभावित करेगा क्या? आपका भी आकलन है? हम नहीं है, हो सकता है वहाँ पर प्रभावित करेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा मुखालिफत और विरोध भारतीय जनता पार्टी का हम करते हैं। ये अभी उद्धव साहब जो कर रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी हो गई है, वरना अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो शायद उनकी लाचारी रहती, उनके साथ ही रहना पड़ता और तब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोले नहीं होते। जब उनको झटका पड़ा तो उन्हें लगा कि अरे यार अब इनको धोना पड़ेगा करके उसमें, वरना सत्ता तो इन्होंने बनाए है इतने सालों से, सारे जुर्म के अंदर आप शामिल थे उनके, है? अब जब अलग हो गए हैं तो बोले नहीं वो बराबर आदमी नहीं है, वो बराबर पार्टी नहीं है करके। हमने तो शुरुआत से हमारा जो स्टैंड लेकर चले हैं, हाँ, इस देश के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी घातक रही है, इस महाराष्ट्र के लिए शिवसेना उतनी घातक रही है। शिवसेना के लिए सीट जो थी एक गढ़ मानी जाती थी। 6 बार 1989 से अब तक जीते। चंद्रकांत खैरे तो 4 बार लगातार जीते। आप फिर से कह रहे हैं कि पिछली बार तो आपने हराया काफ़ी कम अंतर से, और इस बार कह रहे हैं कि ज़्यादा अंतर से हराया। क्या शिवसेना 2 फाड़ हुई है? ये आपके कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह है, या आपको लगता है कि आप उनसे रेस में आगे हैं, इसके पीछे ये वजह है कि दो? तो एक सवाल ये करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा क्या दिया है इस इलेक्शन के अंदर कि अब की बार, मतलब ये उनको भी मालूम है ये रियलिस्टिक नहीं है करके। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता अमित शाह साहब, देश के गृह मंत्री, उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत मेरे शहर से की। सांस्कृतिक मंडल के ऊपर लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया गया दिखाने के लिए कि देखो कैसा रिस्पांस है करके। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि इस शहर के अंदर इस ज़िले का MP कौन है करके, तो मुझे बोलना पड़ता है कि MIM का है। अब इस बार MIM के MP को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, कमल को खिलाना है और दिल्ली को भिजाना है करके। तकरीबन 1 महीना पहले का भाषण था। क्या मजबूरी है आपकी, ये बताइएगा कि आपने अपना उम्मीदवार, आपका कमल यहाँ पर नहीं खिलाए, क्योंकि आपको मालूम है आप कितनी भी ताकत लगा ले आप यहाँ से जीत नहीं सकते। तो आपको जब ये एहसास हुआ, आपको IB के लोगों ने, पुलिस ने, CID ने, CBI ने, सबने बोला कि साहब दूसरे शहरों में आपकी चल जाएगी, यहाँ पर नहीं चलने वाली है करके, तो उन्होंने अपने गले की घंटी निकाले और एकनाथ शिंदे के गले में बांध दिया कि बोले हम नहीं लड़ रहे ये सीट, हम ये लड़ रही नहीं है करके। वरना बेचारे उनके मंत्री है कराड़ साहब, बेचारे 2 साल से अपने मंत्री पद का उन्होंने आनंद ना लूटते हुए बस मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, अगला खासदार मैं चुनकर आने वाला हूँ करके, बेचारे के 2 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिए। एकनाथ शिंदे साहब इतने टाइम से बैठे रहे, बोले पहले गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त के ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा, चले गई गुड़ी पाड़वा। फिर बोले और शुभ मुहूर्त का इंतजार, हमने कहा रामनवमी आ रही है, रामनवमी के टाइम के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, वो भी चले गया उसमें नहीं। हाँ, अब बेचारे कल परसों रात में है तो डिक्लेयर कर डाले है करके उसमें। तो मेरा ये सवाल है कि आप टूटे फूटे होंगे, लेकिन आपके हौसले तो बड़े बुलंद थे ना कि यहाँ से कमल को खिलाना है और कमल को दिल्ली तक भेजना है। क्यों नहीं भेज पाए आपने? आप तो इतने ताकतवर हो गए हैं ना कि 400 सीट्स लेके आ रहे हैं। यहाँ की सीट के ऊपर आप इतने कमज़ोर क्यों नज़र आए कि आपको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था? तो आपने बेचारे एकनाथ शिंदे साहब को परेशानी में, अड़चन में डाल दिए और उसको बोले कि भैया तू लड़ ले, हम नहीं लड़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारे लिए बड़ा दिक्कत जाने वाली है करके। उसमें प्रधानमंत्री का कल एक बयान, चुनावी रैली में उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो है आपका सोना लूटेगी और मुसलमानों में बांट देगी। कैसे देखते हैं इस बयान के जो उन्होंने कल भाषण किया? बहुत ही घटिया। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, पार्टी के नहीं होते हैं, कोई जात के नहीं होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने ये कहा था कि मैं OBC हूँ करके। नहीं प्रधानमंत्री, आपकी जात उस पार्लियामेंट के सदन के बाहर है, वहाँ पर जब आप खड़े रहे तो आपकी कोई जात नहीं है उसमें। यू आर जस्ट एन इंडियन। मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं सिर्फ एक भारतीय नागरिक बोल के वहाँ पे खड़े रहता हूँ। बहुत गर्व के साथ खड़े रहता हूँ कि 543 MPs ये जो देश चला रहे हैं, यहाँ पर बैठने वालों की कोई जात नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC हूँ करके। और फिर यहाँ पे भाषणों के अंदर जब आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का
पीएम हूं या देश का पीएम हूं करके। और इस तरह की भाषा, वो दिल्ली का जो एमपी था, वो घटिया भाषा जो इस्तेमाल कर रहा था, वो अगर बोला होता तो मुझे समझ में आता था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा करेंगे कि माल लूट लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठिए है करके, ये शोभा नहीं देता है साहब। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पुरानी जो छवि है वो बार बार जिंदा होती रहती है। शायद इस वजह से वो इस तरह के भाषणों के अंदर, परभनी के अंदर कहा कि हम तो घर में घुस कर मारते हैं, मोदी तो घर में घुस कर मारता है करके, ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का उसमें। और अगर प्रधानमंत्री को शोभा देता है तो प्रधानमंत्री को हम ये कहना चाहते हैं कि तुमसे अच्छी जबान हमारे मुंह में है, भाषा का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। और जिस दिन हमने अपना मुंह खोले है तो फिर आपको भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी करके उसमें, क्योंकि देश के अंदर कानून जो मेरे लिए है वो प्रधानमंत्री के लिए है उसमें। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि मुद्दों के ऊपर बात करें। लेकिन उनको मालूम है प्रधानमंत्री को कि लोग मुझसे बेरोजगारी के बारे में सवाल करेंगे, महंगाई के बारे में सवाल करेंगे। अगर इतना अच्छा मैंने देश के अंदर 10 सालों के अंदर काम किया है तो क्या वजह है कि ये पार्टी को तोड़ के उनके एमपीज को खरीद लो, इसको खरीद लो, उसको खरीद लो करके महाराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पूरे महाराष्ट्रियन को तोड़ मोड़ के कमजोर कैसा किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की मराठी जनता को दिखाया है कि तुमको हमने कैसा कमजोर किए हैं करके। आज मराठियों की आवाज जो है, जो एक बुलंद हुआ करती थी उसमें, वो आवाज़ को इन्होंने ख़त्म करने का काम किए है। और इस तरह की अब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। तो ये भी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कह दिया था कि इस देश में जो रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का। देखिए, मैं कोई मनमोहन सिंह का या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब ने अगर बोले होंगे तो इस तरह के लहजे का इस्तेमाल नहीं करे होंगे उसमें। जिस तरह का लहजा आज हमको नरेंद्र मोदी साहब का देखने को सुनने को ये हो रहा है, क्या देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कर सकता है? अरे सबको समझ में आ गया है कि अब तो मोदी घर में घुस के मारता है करके। अच्छा, आप प्रधानमंत्री नहीं है या आप क्या और दूसरा भी कोई साइड रोल है? हम आपको छवि आपकी जो है, हम आपको प्रधानमंत्री के नजरिए से देखें या कोई ऐसा एक सड़क वाला आदमी जो मैं तेरे को घर में घुस के मारूंगा? तो कम से कम आप भाषा की मर्यादा रखिएगा, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि कितने वोटों से जीत रहे फिर यहाँ से? मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि 4 जून को आप इंडिया टीवी के एडिटर्स को कह दीजिएगा कि मैं औरंगाबाद जाना चाहता हूं कवर करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कहां पे कैसा जश्न मनाया जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इस शहर के अंदर जो जश्न मनाया जाएगा, इस ज़िले के अंदर जो जश्न मनाया जाएगा, आपको हवाओं में है तो सिर्फ एक रंग नज़र नहीं आएगा। हरा रंग रहेगा तो नीला भी रहेगा, पीला भी रहेगा और भगवा रंग भी रहेगा। ये पूरे रंगों के साथ 4 जून के दिन आप जश्न को कवर करने के लिए ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो MIM की जीत पक्की है, ऐसा इम्तियाज़ जलील जो है वो मान रहे हैं औरंगाबाद से, और 4 जून को बुला भी रहे हैं लोगों की, आइए और उस दिन देखिए किस तरीके से जुलूस और मजमा जो है वो